नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अपनी जो लाइव क्लासेज जो अपन ने रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, खास तौर से रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी और क्वेश्चन तो सभी एग्ज़ाम्स में सेम ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो रेलवे के एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी और उसका पहला एडिशन अपन ने कल किया था। आज उसका सेकंड वीडियो, ये किसी कारणवश थोड़ा सा अपन ने टेक्निकल सुधार किया है जिसकी वजह से आज लाइव नहीं हो पाया। तो आज अपन रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराएंगे और कल से ये रेगुलर लाइव होगा। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था, रजिस्टर साथ लेके बैठना है और जो भी क्वेश्चंस में नए डाटा मिले, नई चीज़ें सीखने को मिले, उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। बिना आपका समय खराब किए अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का अपन ने टॉपिक लिया है मापक यंत्र। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मापक यंत्र। तो विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों की जरूरत पड़ती है और उन यंत्रों के नाम, कौन सा यंत्र कौन सी राशि को मापता है, इसके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मतलब यंत्रों की संख्या ज्यादा नहीं है, इतने 60-70 यंत्र हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उनको अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हाल ही में रेलवे के एग्जाम में उनमें से कौन कौन से यंत्र बार बार रिपीटेड हुए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन अपन करेंगे। हाँ भाई, पहला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? हमें उस उपकरण को चूज करना है जिसका उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को, यानी जो वायुमंडल का दबाव होता है उसको मापने में कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में अपना ये क्वेश्चन है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब यानी हवाओं का जो दबाव होता है, वायुमंडल में जो हवा होती है उस हवा के दबाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो अपने पास चार ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ियों में होता है और ओडोमीटर को काम में लेते हैं गाड़ी की स्पीड को मापने के लिए, गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर जो होता है वो होता है हमारे शरीर का तापमान मापने में। आपने देखा होगा कि जब बुखार होती है तो डॉक्टर जीभ के नीचे या फिर यहाँ पे एक कांच का बना हुआ छड़ लगाता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हालांकि वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरल कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखने के लिए शरीर के और भी बहुत सारे भाग काम करते हैं, जैसे हमारा ब्लड, हमारी जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिनसे पसीना निकलता है, और इसके अलावा हमारा जो हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो शरीर के आंतरिक तापमान को समान बनाए रखती है। तो थर्मोमीटर शरीर के तापमान को मापता है, ओडोमीटर गाड़ियों के अंदर होता है। टेट्रामीटर, टेट्रामीटर कोई मीटर नहीं होता, ये जो पोइम्स होती हैं, जो कविताएं होती है ना, उनके अंदर चार चार लाइनों का जो छंद ऐसा कुछ समुच्चय होता है, इसको टेट्रोमीटर कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन अपने पास बैरोमीटर। बैरोमीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होगा? वायुमंडलीय दाब का मापन होगा बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होगा? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन होता। और वायुमंडलीय दाब के अध्ययन के द्वारा ही मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अखबार में, टीवी में, और आजकल तो यूट्यूब पे अपने पहले सूचना आ जाती है कि कब बारिश होने वाली है, कब कौन सा तूफान किस तट से टकराने वाला है। तो वो जो मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं वो सारे के सारे बैरोग्राफ में, यानी बैरोमीटर की जो रीडिंग में होने वाले परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के आधार पर ही लगाए जाते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो फटाफट बताइए आपके पास आंसर। आपके पास मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय। देखिए, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एपिंडियोमिस्कोप और तीसरा ऑप्शन है पेरिस्कोप, चौथा ऑप्शन है ओडोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, बताइए। 10 सेकंड आपके हो गए हैं कंप्लीट। राइट आंसर होगा, क्या पूछा है? पनडुब्बी में। तो पनडुब्बी में आपको बताया था दो उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक तो पनडुब्बी संचालन में उपयोग किया जाता है सोनार का, जो अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड होती है, प्रासरवी ध्वनि तरंगों पर आधारित होती है। और दूसरा जो पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है वो किया जाता है पेरिस्कोप का, जिसको परिदर्शी भी कहते हैं। ये जो पेरिस्कोप होती है समतल दर्पण से बनी होती है। एक पेरिस्कोप बनाने में दो प्लेन मिरर काम आते हैं।
दो समतल दर्पण काम में आते हैं, दो प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा पनडुब्बी से बाहर की वस्तुओं को पनडुब्बी के अंदर देखा जा सकता है। का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं मैं, आपने अगर बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, तो बाजीराव जब युद्ध से लौटता है तो उसके जो भाई होते हैं उन्होंने उनके लिए एक शीश महल बनाया है और उस शीश महल में पेरिस्कोप यानी जो प्लेन मिरर होते हैं उनका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि शीश महल में खड़े हुए बाजीराव का जो चित्र होता है वो दूसरे महल में जो रानी होती है वो पर्दे पर प्राप्त कर सकती है। तो वो दर्पणों का एक समायोजन होता है। तो दो समतल दर्पण जो होते हैं उनको मिलाकर के पेरिस्कोप बनाया जाता है और पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी संचालन में किया जाता है। यहाँ पे आया प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है इसके तीन मुख्य उपयोग हैं। एक तो अपन चेहरा देखने में काम में लेते ही खुद का, दूसरा पेरिस्कोप में परिदर्शी में, और तीसरा मुख्य उपयोग है कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप में कैलिडोस्कोप को बहुरूपदर्शी भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ संशय है सिलेबस के बारे में लोगों को कि इस बार जो टेक्नीशियन का सिलेबस है उसमें प्रकाश और ध्वनि यानी तरंग तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। याद रखना, आपके सिलेबस में साइंस दो तरीके से शामिल है, एक तो साइंस के रूप में शामिल है और एक साइंस शामिल है जीके में। जो आपका सामान्य अध्ययन के जो 10 12 15 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी साइंस शामिल है और उसमें टेक्निकल एग्जाम का जो सामान्य जीके है उसमें सामान्य विज्ञान शामिल है और सामान्य विज्ञान के साथ साथ टेक्निकल जो एग्जाम है उसके सिलेबस में कह रखा है जीवन में प्रयुक्त मुख्य भौतिक राशियां या भौतिक उपकरण। तो वहां पे भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपने को सारे टॉपिक कवर करने हैं, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। हेलियोस्कोप नाम का एक यंत्र होता है जिसके द्वारा सूर्य को देखने के लिए सूर्य को देखा जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए कौन से उपकरण यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। और इसमें कई बार एग्जाम में अपन गलती कर देते हैं, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में लेते हैं। टेली मानी होता है दूर, स्कोप मानी होता है देखना। तो टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी। तो दूर की वस्तुओं को देखने में टेलीस्कोप काम में लेते हैं, लेकिन टेलीस्कोप के द्वारा सूर्य को नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूर्य की चमक इतनी ज्यादा होती है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अपना थर्ड आंसर ऑप्शन सही होगा। याद रखना, सूर्य की चमक का कारण होता है वहां पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और आपको कमेंट में बताना कि प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी। तो सूर्य और तारों की चमक का कारण होता है प्लाज्मा अवस्था और सूर्य और तारों की ऊर्जा का कारण जो होता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है, वो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित होता है हाइड्रोजन बम। और आपको कमेंट में फटाफट बताना है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की। आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं उनसे संबंधित चार खोज आपको याद रखनी। पहली बात आपको याद रखनी है कि परमाणु विखंडन की खोज किसने की। दूसरी बात आपको हाइड्रोजन बम की खोज किसने की। तीसरी बात परमाणु बम की खोज किसने की। और चौथी बात पहला परमाणु संयंत्र यानी पहली नाभिकीय भट्टी किसने बनाई थी। ये चारों बातें आपको याद रखनी। अगला, विभवांतर को मापने के लिए, तो चाहे आपसे विभवांतर पूछे, चाहे विभव पूछे, चाहे विद्युत वाहक बल पूछे, इन सब को मापने के लिए वोल्ट मीटर काम में लिया जाता है और वोल्ट मीटर को हिंदी में कहते हैं विभव मापी। तो ही सही होगी। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित किया जाता है। तो सॉफ्ट मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की होगी उनके, आपने जैसे सॉफ्ट होती है ना, मतलब जैसे जनरेटर के अंदर सॉफ्ट होती है जो रॉड होती है, तो उसकी जो गति होती है उस गति को मापने के लिए आरपीएम में मापते हैं, राउंड पर मिनट। तो वो जो आरपीएम की जो गति होती है उस गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो उसको मापने के लिए लेते हैं टैकोमीटर काम में लिया जाता है। एनीमोमीटर तो होता नहीं, एनियोमीटर जो होता है ये वायु का वेग मापने के लिए काम में लेते हैं। स्पीडोमीटर गाड़ियों के अंदर गाड़ी की स्पीड को मापने के लिए काम में लेते हैं। और क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, समय। तो समय को मापने के लिए जो वायुयान जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज, उनके अंदर समय के अध्ययन के लिए, क्योंकि वो जो जहाज होते हैं वो एक ही समय रेखा से दूसरी समय रेखा तक क्रॉस करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण होता है वो समय रेखाओं के द्वारा होता है।
भारत का जो और इसका जो मूल जो समय होता है वो होता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और अलग अलग देशों का समय या अलग अलग जगहों का समय ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है यानी जीएमटी जो होता है उससे प्लस माइनस होता है। ऐसे भारत का जो समय होता है वो जीएमटी प्लस 5.5 यानी जीएमटी से 5.5 घंटे अपन आगे हैं। तो जो पानी के जहाज होते हैं वो जीएमटी की विभिन्न लाइनों को क्रॉस करते रहते हैं। तो उनमें समय के निर्धारण के लिए कौन से उपकरण को काम में लिया जाता है, तो क्रोनोमीटर को काम में लिया जाता है। लेकिन यहां पूछा था शाफ्ट की आवर्तन गति को, तो टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विद्युत धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एमीटर जो होता है इस एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना एमीटर परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जबकि जो विभव मापी होती है, जो वोल्ट मीटर होता है, इसका संयोजन हमेशा कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। और एमीटर जो होता है, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए और एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। और इनको आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर को काम में लिया जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके द्वारा मापा जाता है सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। पृष्ठ तनाव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी पदार्थ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है और यही कारण होता है कि पानी की बूंद होती है वो गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण से। कोई ब्रश जो होता है ना उसको पानी में डुबोकर निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं। गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये सारे केस नली का प्रभाव जो है, ये सारे के सारे पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। प्रवाही मीटर मतलब जो पदार्थ बहते हैं तो उनके बहने की जो दर होती है उसको मापा जाता है पिटोट ट्यूब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर। याद रखना, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर के बाद में क्या है, मल्टी। मल्टी शब्द का मतलब होता है बहुत सारे। तो एक ऐसा मीटर जो सभी को मापे, जो धारा को भी मापे, वोल्टता को भी मापे और प्रतिरोध को भी मापे, तीनों को मापने वाला जो उपकरण होता है उसको मल्टीमीटर कहते हैं। तो मल्टीमीटर में वोल्टमीटर भी होता है, मल्टीमीटर में करंट मीटर यानी एमीटर भी होता है और मल्टीमीटर में ओम मीटर यानी प्रतिरोध को मापने वाला मीटर भी होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत। तो आपने देखा होगा कि भूकंप जो होता है ना उसको रिएक्टर स्केल पे द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कल जापान में, मतलब एक ऐसे कैजुअली बता रहा हूँ, वैसे जापान में भूकंप आते रहते हैं। जापान के बारे में, भूकंप के बारे में कोई भी आप भविष्यवाणी करोगे तो वो सही ही सिद्ध होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई भूकंप आया, इतने रिएक्टर का आया, तो इतने रिएक्टर, वो रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को दर्शाते हैं। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना आपको। कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों भूगोल शास्त्रियों ने मिलकर के 1935 में इसको विकसित किया था। और ये जो पैमाना होता है ये लोगरिथम पर आधारित होता है। लोगरिथम आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, लोग, जिनके गणित साइंस नहीं थी उन्होंने भी 9वीं क्लास में तो पढ़ा होगा लोग। तो लोग पे बेस्ड होता है, ये लघु गुणकी पैमाना होता है। लोग की कैलकुलेशन के द्वारा इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि फास्ट पढ़ रहे हैं या धीमे पढ़ रहे हैं। तो आपके पास YouTube पे ऑप्शन होता है कि आप अपने वीडियो की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध। तीसरा ऑप्शन है, इसे भूकंप मापी। बिल्कुल भूकंप मापी, क्या भूकंप को मापने के लिए तो काम में लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये कौन सा भूकंप है भाई, 8 से 9 का तो बहुत खतरनाक भूकंप होता है। तो ये बात गलत है और अपन को गलत ऑप्शन चूज करना था, वो 4 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण को काम में लिया जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं। और हाइड्रोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे एक अच्छा है, फैदोमीटर।
फैदोमीटर जो होता है इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई। और समुद्र की गहराई मापने की जो इकाई होती है वो होती है फैदम। और फैदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई मापता है, कौन से उपकरण के द्वारा? तो सोनार के द्वारा। और सोनार वह डिवाइस है जो जो ध्वनि की परासरवे ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सोनार। ये कौन सी तरंगों पर आधारित होता है? तो ये ध्वनि की परासरवे तरंगों पर आधारित होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों पर आधारित होता है। और अल्ट्रासोनिक तरंगे वे तरंगे कहलाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, या फिर अपन कहें 20 किलो हर्ट्ज। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको परासरवे या अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है। और ये जो सोनार होता है इसके तीन मुख्य उपयोग हैं। पहला उपयोग तो है समुद्र की गहराई पता लगाने में, दूसरा उपयोग है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, और तीसरा जो इसका मेजर उपयोग है वो है पनडुब्बी संचालन में। इन तीनों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। और अभी कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था कि फैदोमीटर में, फैदोमीटर को काम में लेते हैं समुद्र की गहराई मापने में, और फैदोमीटर के अंदर भी सोनार का उपयोग किया जाता है। इससे कुछ समय पहले अपन ने पढ़ा था कि समुद्र की सतह से बाहर की वस्तुओं का चित्र देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो अभी कुछ ही मिनट पहले अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, कमेंट में आपको उत्तर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन? तो याद रखना इकोलोकेशन भी किसका रूप है? सोनार का रूप है। और सोनार क्या क्या काम में लेते हैं? समुद्र की गहराई पता लगाने में, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, और पनडुब्बी संचालन में। और इन तीनों में से हमारे पास ऑप्शन में है प्रकाश की गहराई, गलत बात। मछलियों की सघनता, ये भी गलत बात। पानी की गहराई, ये बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व। तो आपको बताया हुआ जहां भी दूध शब्द आ गया वहां कौन सा वर्ड आएगा? लेक्ट वर्ड आएगा। तो दूध की सघनता मापने के लिए लेक्टोमीटर काम में लिया जाता है। और याद रखना लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों घनत्व को मापते हैं वो। और ये दोनों जो होते हैं वो आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने जो तैरने के नियम बताए थे उन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इकोलोकेशन किसका प्रकार है? ऐसा पिछला क्वेश्चन हो गया क्या? इकोलोकेशन हो रहा था ना क्वेश्चन, तो यहाँ ये पूछा था इकोलोकेशन क्या काम में लेते हैं। तो आपको बताया था इकोलोकेशन किसका प्रकार है? सोनार का प्रकार है। तो इकोलोकेशन जो है वो किसका प्रकार है? भी सोनार का प्रकार है। और सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड, क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार की फुल फॉर्म होती है। सोनार में कौन सी तरंगें काम में ली जाती हैं? परासरवे ध्वनि तरंगें काम में ली जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखो, विद्युत धारा मापते हैं किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। और ओम मीटर, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो ओम मीटर के द्वारा क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में प्रतिरोध है? सी ऑप्शन में प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग, हवा की शक्ति और वेग मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन? नार्को टेस्ट किया जाता है जिसमें पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग किया जाता है। और ये मशीन जब अपन झूठ बोलते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर और जो धड़कन होता है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। और धड़कन और ब्लड प्रेशर में परिवर्तन का अध्ययन करके ये मशीन का पता लगा, कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ वो उपकरण है जिसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर मतलब झूठ का पता लगाने वाला, तो सेम ही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज है। पॉलीग्राफ,
अगला क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए शब्द आता है पायरो। ये अंग्रेजी के रूट वर्ड है जो बहुत सारी जगह काम आएंगे। उच्च तापमान के लिए क्या शब्द आता है? पायरो। जैसे जो पटाखे वगैरह होते हैं, ये जो पटाखे फुलझड़ियां जो जिनमें तापमान ज्यादा होता है, आतिशबाजी में काम में ले जाता है, का अध्ययन कहलाता है फायर वर्क्स, या उनका पायरोवर्क्स कहलाता है। फायरवर्क्स होते हैं, उनका अध्ययन कहलाता है पायरोवर्क्स। यहाँ पे पायरो शब्द किसके लिए है? उच्च तापमान के। आपको बताया था। बुखार की दवाइयां क्या कहलाती हैं? बुखार की दवाइयां क्या कहलाती हैं? अपन ने पढ़ा था दर्द की दवाइयां एनाल्जेसिक, वैसे ही बुखार की दवाइयां एंटीपायरेटिक कहलाती हैं। तो पायरो शब्द किसके लिए है? तापमान के लिए है। बुखार में तापमान बढ़ता है तो उच्च तापमान के लिए कौन सा शब्द आता है? पायरो शब्द आता है। और याद रखना, निम्न तापमान के लिए आता है क्रोनो शब्द। क्रोनो शब्द का मतलब होता है लो टेम्परेचर। कितना लो, ये आपको कमेंट में बताना है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लेंगे? पायरोमीटर काम में लिया जाता है। ये जो बोलोमीटर है ना पिछले क्वेश्चन में, ये अच्छे क्वेश्चन है। बोलोमीटर का मतलब होता है विकिरण मापी, और खासतौर से उसमें विकिरणों का या ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मापा जाता है किसके द्वारा? बोलोमीटर के द्वारा। इसको विकिरण मापी भी कह सकते हैं। पेच मीटर का उपयोग किया जाता है आंख के, आंख में जो कोर्निया होता है ना, उस कोर्निया की मोटाई मापने में। और कोर्निया की मोटाई, कोर्निया जो होती है एक पतली झिल्ली होती है, एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। तो बहुत ही सूक्ष्म मोटाई को, पतली मोटाई को मापने के लिए पेच मीटर का उपयोग किया जाता है। और याद रखना, सबसे कॉमन उपयोग है आंख के कोर्निया की मोटाई मापने में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विमान में ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का? अल्टीमीटर वो उपकरण है जिसका उपयोग विमान में ऊंचाई को मापने में किया जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हो गया क्या? हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित? अभी आपको बताया था हाइग्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर, ये जो होते हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और आर्किमिडीज का सिद्धांत, कोई भी वस्तु पानी में तैरती है तो वह अपने आयतन जितना पानी या जिस द्रव में तैरती है उस द्रव को उस जगह से हटा देती है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि के लिए शब्द आता है फोन, और प्रकाश के लिए शब्द आता है फोटो। तो ध्वनि की और पानी के लिए शब्द आता है हाइड्रो। हाइड्रो मानी पानी, फोन मानी ध्वनि, और फोटो मानी प्रकाश। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो अभी अपन ने पढ़ा था भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ होता है। याद रखना, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जाता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जाता है। और भूकंप तरंगों को मापा जाता है कौन से उपकरण के द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले जितने भी कंपन या परिवर्तन है उनका अध्ययन किया जाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखना ये एकमात्र बल है जिसका मात्रक न्यूटन नहीं है, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। इसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी आपको बताया था सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में है? ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पहले ऑप्शन। और याद रखना, सोनार कौन सी तरंगों पे? तो प्रासर्वी ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण मतलब होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कलर स्केटरिंग,
और कलर स्केटरिंग पर आधारित होता है इंद्रधनुष। और कलर स्पेक्ट्रम में यानी जो कलर स्केटरिंग होता है, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, वो क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो प्रकाश दो बार अपवर्तित होने के साथ साथ अलग अलग रंगों की पट्टिकाओं में विभाजित हो जाता है। रंगों की पट्टिकाओं में विभाजित होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहा जाता है। और इस घटना को मापा जाता है स्पेक्ट्रम मापी के द्वारा। ये आज के आपके क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में कम आए हुए हैं, तो जितने आए हुए क्वेश्चन थे पिछले 5 साल में रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं।